रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले लेसन में रासायनिक समीकरण, अभिक्रियाएं और भौतिक अवस्थाओं को लिखना सीखा। आज हम इसी लेसन के क्रम में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले आती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नया यौगिक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण C+O2 = CO2, S+O2 = SO2, 2H2+O2 2H2O। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के यौगिक बना रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाओं का ठीक उल्टा, यौगिक अपने अवयवी तत्वों में विघटित होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CO2 अपघटित हो रही है C+O2 में, SO2 S+O2 में, अथवा H2O अपघटित होता है H2+O2 में। ऐसी अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि कार्बन, कोयले या लकड़ी को जलाते हैं, उससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को आप दर्शा सकते हैं समीकरण के द्वारा। C+O2 कोयले का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, C+O2 = CO2। एक कार्बन के जलने पर इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2H2+O2 से 2H2O पानी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन के दहन के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है 136 किलो कैलोरी। दो पानी के अणु बनने पर 136 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। और भी देखे होंगे आप लोगों ने, अगर हम घरों में सफ़ेदी कराने के लिए चूने को पानी के अंदर डालते हैं तो आप देखते हैं ठंडा पानी और उसके अंदर अगर हम चूना डालें तो वह एकदम बॉयल होने लगता है। कहाँ से ऊष्मा इतनी उत्पन्न हुई कि वह बॉयल होने लगा? एक्चुअली CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वह पानी बॉयल होने लगता है। इसी तरह से कुछ अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा प्राप्त होने पर ही ये संपन्न होती हैं, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और इसमें हमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। साधारण दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, लड़कियां अक्सर नेल पॉलिश लगाती हैं तो नाखून ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हुआ? क्योंकि उस पर जो हमने ईथर या स्प्रिट लगाई, जो जिसमें ये विलेय होते हैं, वह बाष्पीकृत होती है तो ऊष्मा हमारी उंगली से प्राप्त होती है और हमें अंगूठा ठंडा लगने लगता है। अगर हम स्प्रिट को हथेली पर रखें तो आप देखेंगे ठंडक महसूस होने लगती है। क्यों?
क्योंकि जब स्प्रिट बाष्पीकृत होकर के उड़ती है तो उसमें ऊष्मा हमारी हथेली से वह प्राप्त करती है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। मटके में पानी का ठंडा होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। पानी बाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ता है मटके में से और अंदर का से ऊष्मा लेता जाता है, जिससे वो ठंडा होता रहता है। इसी प्रकार अभिक्रियाओं के प्रकार की अगली कड़ी में विस्थापन अभिक्रिया आती हैं। यदि कोई तत्व किसी अन्य यौगिक से क्रिया करके उसके किसी तत्व को या मूलक को प्रतिस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद दोस्ती कर लेता है, जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuSO4 प्लस Fe यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की छीलन डालें तो FeSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। FeSO4 का हरा विलयन प्राप्त होता है हमारे लिए। कॉपर सल्फेट नीला होता है जिसका नीला विलयन होता है, और अगर हम लोहे की छीलन डाल के उसको गर्म करें तो हम देखेंगे कि वह हरा हो जाता है। क्यों हरा हो गया? क्योंकि उससे तांबा पृथक हो गया और आयरन उससे जुड़ गया। आयरन अधिक सक्रिय होता है, इसलिए तांबे को प्रतिस्थापित कर देता है। अगर एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करे तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। कॉपर सल्फेट की जस्ते से क्रिया कराएं CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी यह भी सल्फेट से क्रिया करता है जस्ता और तांबे को पृथक कर देता है। इसी तरह से इसमें अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर दो यौगिकों के दो तत्व या मूलक पृथक हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे प्रतिस्थापित हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड से सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो हम देखते हैं बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। यानी सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया और सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ गया, दो मूलकों का प्रतिस्थापन हुआ यहाँ पर। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया कराएं AgNO3 प्लस KCl, तो AgCl का श्वेत अवक्षेप दही के समान श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ भी दो मूलकों का विस्थापन हो रहा है। इस तरह से ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आगे इसमें दे रखी हैं आपकी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी मूलक से संयोग करता है तथा हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनी मूलक को पृथक करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण C+O2 CO2 इक्वल टू CO2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यह ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO, तांबे के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या विद्युत धनी मूलकों का संयोग होता है, ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी मूलक पृथक होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Ca+H2 CaH2, हाइड्रोजन जुड़ रही है, धन मूलक जुड़ रहा है, इसलिए यह
अपचयन अभिक्रिया। C2H4 प्लस H2 इज इक्वल टू C2H6 एथेन बन रही है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम देखें, ऑक्सीकरण और अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान साथ साथ चलती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स बना है RED रिडक्शन से लिया गया है और ऑक्सीजन से लिया गया है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ पर जस्ते से ऑक्सीजन पृथक हो रही है, इसलिए जस्ते का अपचयन हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कार्बन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और पृथक होना अपचयन। अर्थात एक ही अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जस्ते का तो अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा उदाहरण देखें हम, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। यहाँ भी तांबे से ऑक्सीजन पृथक हो रही है, अतः तांबे का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में महत्व देखें तो ऑक्सीकरण या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगना, लोहे के साथ ऑक्सीजन वायुमंडल की नमी में लोहे पर ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जंग लग जाती है, उसको लोहे का संक्षारण होने लगता है, जिससे हमारे पुलों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसी तरह से आपने देखा होगा, अगर हम चांदी के आभूषण को थोड़े समय तक रख दें तो वह काले से पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है। तांबे को देखें तो तांबे के जो चमकते हुए बर्तन बाजार से लाते हैं हम, थोड़े समय खुले रख दें हम तो हरे से हो जाते हैं। तांबा वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके संक्षारित होने लगता है, ऑक्साइड बना लेता है जो हरे से रंग का हो जाता है। यही कारण है कि चमकते हुए बर्तन थोड़े समय बाद मैले से हो जाते हैं। इसी तरह से विकृत गंधिता, यह भी एक उपचयन का उदाहरण है। लंबे समय तक वसी पदार्थों को अगर हम रखें तो हम देखते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है, अर्थात वह ऑक्सीडाइकृत हो जाते हैं, उपचयन हो जाता है उनका, जिससे वह खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम विकृत गंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा कभी शादी विवाह में जिन पकवानों को आप बड़े चाव से खाते हैं, अगर उन्हें मैरिज हॉल के पीछे की तरफ नेक्स्ट डे जाकर के देखें तो इतनी दुर्गंध आती है कि आप खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वह जो वसी पदार्थ हैं वह उपचयित होकर के बदबू देने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। यही कारण है कि हम पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्यूम का उपयोग करते हैं, खाली स्थान में रखते हैं, या बाज़ार में अंकल चिप्स वगैरह देखे होंगे आपने, जिन थैलियों में इनको भरा जाता है उनमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन निकाल करके उनके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे वह ऑक्सीकृत उपचयित नहीं होते। तो
ये आपका लेसन पूरा हुआ। अगला लेसन फिर इसके बाद लेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको स्वयं